इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच स्टार्ट हो रही टी20 सीरीज का पहला टी20 मैच जो कि सोफिया गार्डन कार्डिफ के मैदान पर आज यानी कि 10 सितंबर को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से और वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से यानी कि डे नाइट टी20 मैच के तौर पर जब स्टार्ट होगा तो किस तरीके से 6 टीमें आज बनेंगी, साउथ अफ्रीका की तरफ से भी और इंग्लैंड की तरफ से भी वो कौन से प्लेयर होंगे जो कि मेजोरिटी टीमों में, और इवन अगर आप ओवरऑल ही बात कर लें तो सारे के सारे जो प्लेयर्स होंगे वो कितनी कितनी टीमों में आपके सिलेक्ट होने चाहिए जब भी आपको 6 टीम बनानी होगी, उसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हुए क्लैरिटी के साथ आपको मैं वो सारे ऑप्शन बता दूंगा जिससे आपकी 6 टीम बड़ी आसानी से बन जाएगी अगर आप पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देख लें। और साथ ही साथ पिच के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा जो कि है सोफिया गार्डन कार्डिफ का मैदान, जहां पर आपको मैं बता चुका हूं कि 10 सितंबर को रात के 11 बजे से आज ये मैच स्टार्ट होगा, पहला टी20 मैच, जिसके पहले 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी हो चुकी है इन्हीं दोनों टीमों के बीच में, जिसमें पहले 2 वनडे मैचेस जीत करके साउथ अफ्रीका ने सीरीज में तो वहां पर जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन आखिरी वनडे मैच में क्या हुआ कि इंग्लैंड ने अपना भयंकर रूप दिखाया, खास करके बैटिंग के अंदर और उसके बाद बॉलिंग में भी। पहले बैटिंग करते उन्होंने 414 का स्कोर खड़ा किया, उसके बाद सेकंड बैटिंग में जब साउथ अफ्रीका टीम उतरी तो इनको 72 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और वनडे क्रिकेट के इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करी पिछले वाले वनडे मैच में इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वो भी 342 रनों से, जो स्कोर वनडे क्रिकेट में कई सारी टीमें खड़ा नहीं कर पाती। तो उस भयंकर हार के बाद साउथ अफ्रीकन टीम क्या आज इस टी20 मैच में कोई टक्कर दे पाएगी इंग्लैंड की टीम को, जो कि ऑलरेडी अपना बैटिंग ऑर्डर भी अनाउंस कर चुकी है, प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर चुकी है, उसको तो हम आगे चल करके देखेंगे। लेकिन आज का ये जो मैच है जिस मैदान पर यानी कि सोफिया गार्डन कार्डिफ पर खेला जाएगा, वहां पर अगर आप कंडीशंस की बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज हैं कि दिन के दौरान हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, और बारिश ना भी हो तो कंडीशंस यहां पर क्लाउडी रहेंगी पूरे दिन के दौरान, और इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है सोफिया गार्डन कार्डिफ के मैदान की पिच पर पड़ने वाली ड्राइनेस, यानी कि अगर पूरे दिन धूप निकलती तो ये पिच मशहूर है अपनी ड्राइनेस की वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता वहां पर बैटिंग करना मुश्किल होता चला जाता, मिडिल ओवर्स में गेंद फंस करके बल्ले पर आती, और सेकंड इनिंग में तो स्कोर कभी यहां पर चेंज होता ही नहीं, जो कि हमने द 100 टूर्नामेंट और टी20 ब्लास्ट के दौरान देखा भी था, जो अभी इसी 2025 में खेला गया, जिसमें अगर आप देखें आखिरी 6 मैचेस का स्कोर कार्ड तो 5 बार बैटिंग पहले करने वाली टीमें मैचेस जीती, जहां पर स्पिन को 19 विकेटें 8 पहली इनिंग में, 11 सेकंड इनिंग में, और पेस को 69 विकेटें मिली, 31 पहली इनिंग में, 38 सेकंड इनिंग में, जो कि दिखाता है कि जो गेंद फंस करके बल्ले पर आती है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच की ड्राइनेस की वजह से ना, वही एक रीजन यहां पर बनता है कि कोई भी टीम टॉस जीत करके जनरली पहले बैटिंग करने चले जाती है। लेकिन जैसा मैंने को बताया, जो वेदर फोरकास्ट यहां पर आया है कि पॉसिबल अर्ली रेन और साथ ही साथ यहां पर क्लाउडी कंडीशन थ्रू आउट द डे मैच के स्टार्ट होने के पहले जो होने वाला है, अगर वैसा ही रहा तो निश्चित तौर पर यहां पर कोई भी टीम पहले बैटिंग ना करके पहले फील्डिंग करने भी जा सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पर शुरुआती ओवर्स में जो स्विंग मिलेगी जो कि यहां पर मिलती भी है, और वेदर की वजह से वो चीज़ और भी बेहतर हो जाएगी कंडीशंस बॉलर्स के लिए शुरुआती कुछ ओवर्स में, तो उसका फायदा कोई भी टीम उठाना चाहेगी। बाकी जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे स्कोर कार्ड्स, जिसमें टी20 ब्लास्ट के भी यहाँ पर 2 मुकाबलों के स्कोर कार्ड्स इंक्लूडेड हैं, और उसके बाद 4 यहाँ पर द 100 टूर्नामेंट के मुकाबले खेले गए, जहाँ पर हर मैच का पावर प्ले पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे ना तो 77 रन बने, कोई विकेट नहीं गिरा पहली इनिंग में, लेकिन यहाँ पर 49 पर 3 विकेटें गिर गई। यहाँ पर देखेंगे तो पहली इनिंग में भी 48 पर 2 विकेटें, सेकंड इनिंग में भी 61 पर 3 विकेटें, यहाँ पर देखेंगे तो पहली इनिंग में 29 पर कोई विकेट नहीं, लेकिन 30 पर 3 विकेट सेकंड इनिंग के दौरान। यहाँ पर भी देखेंगे तो दोनों इनिंग का पावर प्ले बॉलर्स के ही फेवर में गया, और यहाँ पर भी देख लें या यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर केवल सेकंड इनिंग का पावर प्ले कुछ हद तक बैटिंग टीम के पक्ष में गया। तो ओवरऑल इन 6 के 6 मैचेस को देखेंगे ना तो एक इस मैच के अंदर जो लास्ट वाला हुआ था वहां पर सेकंड इनिंग का पावर प्ले बैटिंग के पक्ष में गया, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पहली इनिंग का पावर प्ले, हालांकि यहाँ पर भी 61 रन बने थे लेकिन 3 विकेटें गिर गई थी, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग विकेट यहाँ पर रही है पावर प्ले के दौरान लास्ट के 6 मुकाबले में, वो ये दिखाती है कि नई गेंद, यहाँ पर नई गेंद के जो तेज गेंदबाज होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और स्पेसिफिकली आप देखेंगे ना कि पहली इनिंग में तो रन कम बने हैं, विकेटें भी कम गिरी हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में फ्रीक्वेंसी जो विकेट गिरने की है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये जो डे नाइट मैचेस होते हैं इंग्लैंड के अंदर जनरली, वहाँ पर होता क्या है कि सेकंड इनिंग के दौरान जब फ्लड लाइट्स जल जाती हैं तो उसमें गेंद जो है और भी ज़्यादा सीम करती है, तो बैटिंग करना उस फेज में खास करके सेकंड इनिंग के पावर प्ले के फेज में पहली इनिंग के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हालांकि पहली इनिंग में भी यहाँ पर गेंदबाजों को हेल्प मिलती है। बाकी जैसा मैंने को बताया कि अगर वेदर वैसा ही होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान होगा नहीं, किसी भी स्कोर को चेंज करना। तो जो भी वेदर को लेकर के फाइनल अपडेट होगा टॉस के बाद वो आपको मैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सअप चैनल पर बता दूंगा। फोरकास्ट का तो आपको मैंने बता ही दिया, एक्चुअल वेदर कैसा रहेगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर बताऊंगा टॉस के बाद, और उसकी बेसिस पर जो मेरी फाइनल टीमें बनेंगी 6 टीमें वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए 6 टीमों के लिए और साथ ही साथ वेदर और पिच रिपोर्ट के लिए। फिलहाल आगे आइए हम देखते
सकते हैं, जो कि आपको मैं बता भी चुका हूं कि टीम जो इंग्लैंड की है उसने अपना ऑलरेडी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर भी अनाउंस कर दिया है और इन्होंने बता दिया कि फिलिप साल्ट और बटलर ओपन करेंगे, नंबर 3 पर आएंगे जेकब बीथल जिन्होंने आखिरी वनडे मैच में शानदार सेंचुरी लगाई। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक हैं, सैम करन भी हैं, इसके बाद टॉम बेंटन है, नंबर 7 पर आते हैं विल जैक्स जो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, इसके बाद जेमी ओवर्टन है, लियम डॉसन है, आदिल रशीद है, जोफ्रा आर्चर है। और जो आपको मैं पिच के बारे में बता रहा था ना कि ड्राइनेस यहाँ पे इस पिच की वो सेकेंड इनिंग की बैटिंग किसी भी टीम के लिए मुश्किल बना देती है ना, जिस तरीके की प्लेइंग 11 ये टीम लेकर के आई है जहां पर केवल स्पेसिफिक 2 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज हैं जिसमें सैम करन को भी आप इंक्लूड कर लीजिए तो तीसरे ऑप्शन है, और साथ ही साथ स्पिनर्स की भी भरमार है जहां पर लियम डॉसन है, आदिल रशीद हैं, जेकब बीथल भी हैं और इवन विल जैक्स भी हैं, तो पार्ट टाइमर्स। वो दिखाता है जिस तरीके की नेचर की टीम इन्होंने बनाया है कि ये पिच जरूर ऐसी ही होने वाली है जैसा कि आपको मैं पीछे बता भी रहा था। हाँ, कंडीशंस भी हमको देखनी पड़ेगी, बाकी बेंच वगैरह देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो लोग खेलेंगे नहीं। बाकी पावर प्ले डेथ में कौन कौन बॉल करेगा उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें जोफ्रा आर्चर, सैम करन और जेमी ओवर्टन कॉमन ऑप्शन है जो पावर प्ले डेथ ओवर में दोनों जगह पर बॉल करेंगे। आदिल रशीद आपको डेथ ओवर में भी बॉल करते दिखाई पड़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश प्लेयर्स का पूरा करियर देख लीजिए और खास करके ना पूरे सभी प्लेयरों का नंबर आपको देखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर अनाउंस कर दिया है। तो जोफ्रा आर्चर तक ये जो प्लेयर्स हैं इनके ऊपर के सारे प्लेयर जिनका पूरा T20 करियर, जैसे बटलर की बात कर लें तो 137 मैचेस में 3700 रन है, 36 का बैटिंग एवरेज है, पहली इनिंग का 39 तो सेकंड इनिंग का 33 है, जो कि सिमिलर ही है बेसिकली, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन 30+ का एवरेज दोनों इनिंग्स के अंदर। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें जेकब बीथल जो कि हालांकि अगर आप देखें ना तो T20 में जनरली काफ़ी नीचे ही आते थे बैटिंग करने, ओवरऑल 13 मैच 281 रन ही हैं लेकिन बैटिंग एवरेज 40 का है और उसमें भी पहली इनिंग का 128 है क्योंकि ज़्यादातर मैचेस फिनिश करके लौटे हैं, सेकेंड इनिंग का 28। लेकिन वहीं पर विल जैक्स यहाँ पर फिलिप साल्ट की बात करें तो सेकेंड इनिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल रहे अपने पूरे करियर के दौरान, ज़्यादा उनका बेहतर बैटिंग एवरेज वहाँ पर है, लेकिन पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज भी इतना कम नहीं है कि वहाँ पर आप इनको ड्रॉप कर दें। तो ये बात तो कम से कम क्लियर है कि सेकेंड इनिंग में आप इनको इवन एज ए प्लेयर तो लेकर जाएंगे, कप्तान भी किसी टीमों में आप बना सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे किसी बॉलर की अगर हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देख लें जोफ्रा आर्चर को, तो 34 T20 मैच में 41 विकेट ले चुके हैं। पहली इनिंग में अभी तक पूरे करियर में जो इन्होंने बॉलिंग करी है, जितनी विकेटें चटकाई हैं उसमें ऑन एन एवरेज इनको 20 गेंदें लगी हैं 1 विकेट निकालने में, वहीं पर सेकेंड इनिंग में केवल 16 गेंदें लगी हैं, जो दिखाता है कि थोड़ा सा बेहतर फ्रीक्वेंसी के साथ ज़्यादा विकेट निकाल पाते हैं सेकेंड इनिंग के दौरान। ठीक उसी तरह से बाकी बॉलरों का स्ट्राइक रेट, दोनों इनिंग का बैटिंग एवरेज, बैटर्स का और ऑलराउंडर्स का, दोनों देख करके आप ये तय कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बेसिकली टीम बनाते हो, जिसमें मैं आपको सीधे सीधे कहूँगा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस किसी प्लेयर के साथ है नहीं इनिंग वाइज एनालिसिस की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली करियर में, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहे तो देख सकते हैं, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है T20s में वो तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। लेकिन इसके बाद आते हैं मेन फेज में अपने वीडियो के, जहाँ पर हम प्लेयर सिलेक्शन तय करते हैं बेसिकली, उसमें रीसेंट फॉर्म को इंक्लूड करते हैं। जिसमें हम इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो बटलर, जो वनडे सीरीज में टीम तो इनकी हार गई लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो लास्ट के 2 मैचेस में बहुत अच्छा खेले थे, उसके पहले का फॉर्म भी इनका काफ़ी अच्छा रहा है। इसके अलावा फिलिप साल्ट की बात करें तो इनके साथ दिक्कत वही है कि जब भी ये किसी लीग में जाते हैं खेलने तो वहाँ पर तो बहुत ही भयंकर रन बनाते हैं, स्पेसिफिकली IPL में। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना 100 में नहीं चले, इंग्लैंड के खिलाफ भी जब खेलते हैं तो ज़्यादा परफॉर्म कर नहीं पाते। बाकी इसके बाद आते हैं जेकब बीथल, जिन्होंने अभी जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज हुई उसमें आखिरी दोनों मैचेस में कमाल की परफॉर्मेंसेस दी, तो ओवरऑल तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं ना सिर्फ बीथल बल्कि यहाँ पर बटलर भी, और उसके पहले भी निश्चित तौर पर, और इनकी यूटिलिटी भी वैसी है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कमाल करते दिखाई पड़ेंगे। हैरी ब्रूक का फॉर्म थोड़ा सा रिसेंट टाइम अगर आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहा है और खास करके बेहतरीन तरीके से इनकंसिस्टेंट रहे हैं, और उसमें भी अगर स्पिनर्स सामने की टीम में क्वालिटी हैं तब तो और भी दिक्कत इनको होती है। और उसके बाद आते हैं सैम करन, और सैम करन की बात करें तो रिसेंट टाइम में इनका जो भी पूरा का पूरा टूर्नामेंट गया है 100 का और उसके अलावा T20 ब्लास्ट का काफ़ी बेहतरीन रहा है और वहाँ पर काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे, ना सिर्फ एज ए बैटर और एज ए बॉलर भी, तो ये भी यूटिलिटी वाइज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। एक तो नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे, साथ ही साथ पूरे 4 ओवर की बॉलिंग भी करेंगे, जैसी पीछे इनके बॉलिंग को सूट भी करेगी। इसके बाद आते हैं टॉम बेंटन और विल जैक्स, जो कि निश्चित तौर पर ठीक ठाक फॉर्म में हैं, लेकिन जिस नंबर पर ये बैटिंग करने आ रहे हैं ना उसमें जब अपनी 6 टीम आप बनाएंगे तो कहीं एक या किसी 2 टीम में ही आप इनको पिक करेंगे। इवन एक ही टीम में अगर आप कोई एक ऐसी टीम सजेस्ट करके या समझ करके बना रहे हैं कि आप समझ करके चलेंगे टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो जाए, तब कहीं पर एक आध टीम में आप इनको लेके जाएंगे, वरना इनकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। इसके बाद आते हैं जेमी ओवर्टन, और एज ए विकेट टेकिंग ऑप्शन अगर आप देखें तो काफ़ी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं, तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 से 3 टीमों में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली लियम डॉसन भी एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो खास करके अगर ये जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है सेकेंड इनिंग की होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि ये बात भी ध्यान देने वाली है कि
साउथ अफ्रीकन टीम स्पिन और स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन कैसा खेलती है, जो हम आगे देख लेंगे। बाकी इसके बाद आते हैं आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर तो कमाल के फॉर्म में रहे थे अभी वनडे सीरीज में भी, हालांकि T20s में इनका वो जलवा नहीं होता विकेट निकालने के मामले में, लेकिन जैसे यहाँ पर पिच होने वाली है, पहली इनिंग सेकेंड इनिंग के पावर प्ले की जो हेल्प होगी और मैच आगे बढ़ने के साथ साथ डेथ ओवर में जब आते आते फेज में केज जो फंसेगी, वो इनकी बॉलिंग को काफ़ी हेल्प करेगी। और आदिल रशीद तो निश्चित तौर पर कमाल के फॉर्म में रहे थे वनडे सीरीज में भी, इसके पहले भी, तो ये भी एक ऐसे प्लेयर हैं, और इवन आर्चर भी, यानी कि ये कुल मिलाकर के जो है ना डबल टिक मार्क वाले 5 प्लेयर आपको मैंने बताए, ये 5 इस टीम के वो बेस्ट ऑप्शंस हैं जो 6 टीम आप जब बनाएंगे तो कम से कम 5 या 4 टीम में तो आपके होने ही चाहिए। यानी कि ये जो पांचों बेस्ट ऑप्शंस हैं, ये 6 टीमों में से कम 4 से 5 टीमों में आपके होंगे, और यही पांचों आपके रोटेट होकर के कप्तान और कप्तान भी बनेंगे। बाकी आपको मैं लियम डॉसन के बारे में बता चुका हूं कि सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2 से 3 टीमों में आप इनको ट्राई करिए, 2 से 3 टीमों में जेमी ओवरटन को आप ट्राई कर सकते हैं। टॉम बेंटन, विल जैक्स के बारे में आपको बता ही चुका हूं। बाकी हैरी ब्रूक और फिलिप साल्ट भी कुछ उसी तरीके के ऑप्शन होंगे कि 2-2 टीमों में आप इनको लेके जाइए और किसी एक टीम में कप्तान भी बना दीजिए। तो सेम इसी तरीके से प्लेयर सिलेक्शन आपको फॉलो करना है। नीचे के प्लेयर्स के बारे में जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो खेलेंगे ही नहीं, लेकिन जो खेलेंगे उनके बारे में आपको मैं क्लैरिटी दे चुका हूं कि किसको कितनी टीमों में आपको लेके जाना है और वो प्लेयर की क्या यूटिलिटी है और वो कैसे फॉर्म में है, ये सब कुछ आपने देख लिया। बाकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20s में क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो बटलर के तो 19 मैच 498 रन है, 29 का एवरेज है। फिलिप साल्ट के एक मैच में 11 रन है, वहीं पर हैरी ब्रूक के एक मैच में 53 रन है। लेकिन वहीं पर देखें सैम करन के आंकड़े बहुत ही खराब है, 7 मैच 30 रन 3 विकेट हैं। लेकिन वहीं पर लियम डॉसन के 2 मैच में केवल 1 विकेट है। आदिल रशीद के भी 16 मैच केवल 12 विकेट है, यानी कि T20 में ज़्यादा बेहतर ये लोग कर नहीं पाए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और इवन आर्चर के भी 4 मैच 5 विकेट है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी रिसेंट टाइम में डिफरेंट बॉल गेम रहा है। लेकिन इन आंकड़ों को भी ध्यान में रखिएगा, और जब खास करके वो 1-2 टीम जो आपकी बनती है लास्ट की ना, जिसमें आप एक्सट्रीम टीम बनाते हैं कि टॉप ऑर्डर फेल हो जाए, लोअर ऑर्डर पर भरोसा करिए, तो वहाँ पर ये आंकड़े काम आपके आएंगे कि किसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे हैरी ब्रूक काफ़ी बेहतर रहे हैं। और उसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा देखें तो सोफिया गार्डन कार्डिफ के इस मैदान पर बटलर के आंकड़े बहुत ही शानदार रहे हैं, 41 का एवरेज है। वहीं पर फिलिप साल्ट का बैटिंग एवरेज 26 का है, और उसमें भी अगर आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बटलर सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर करते हैं इस मैदान पर, लेकिन फिलिप साल्ट यहाँ पर पहली इनिंग में बेहतरीन काम करते हैं, जिसमें बटलर पहली इनिंग में फेल होते हैं इस ग्राउंड पर, लेकिन फिलिप साल्ट सेकेंड इनिंग की बैटिंग में फेल होते हैं। तो इसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। सिमिलरली बाकी खिलाड़ियों के भी वो सारा डेटा सब कुछ आपके सामने है, जिसमें जैसे आप आदिल रशीद का ही देख लीजिए, जोफ्रा आर्चर का ही देख लीजिए, नंबर्स इनके ज़बरदस्त हैं इस मैदान पर। और इवन इनिंग के बेसिस पर भी देख लीजिए तो आदिल रशीद सेकेंड इनिंग में ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं, और जोफ्रा आर्चर भी सेकेंड इनिंग में ही ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली इनिंग में विकेट है नहीं। तो इन नंबर्स की भी पूरी हेल्प आपको लेनी है। इनिंग वाइज जो एनालिसिस है उसको भी पूरी तरह से ध्यान देना है, और उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल भी देखना है, जिसमें आपको पता चलेगी कि बैटर्स की क्या वीकनेसेस हैं, जिसमें खास करके बटलर ऐसे एक प्लेयर रहे हैं केशव महाराज पर फंसते हैं। 22 गेंद पर केवल 30 रन है, 3 बार आउट हो चुके हैं। इंगिडी भी इनको 37 गेंद पर 51 रन देकर के 3 बार आउट कर चुके हैं। तो ये 2 पॉसिबल थ्रेट्स हैं इनके खिलाफ। बाकी फिलिप साल्ट भी रबाडा पर 3 गेंद पर 4 रन बना करके एक बार, स्पिन वैसे भी बहुत अच्छी नहीं खेलते, ऑफ स्पिन पर 9 गेंद पर 5 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके, तो मार्करम है सामने की टीम में। इसके बाद हैरी ब्रूक भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं बुरी तरह से, 3 बार आउट हो चुके 33 गेंद पर। जैकब बीथल का कोई डेटा साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्पेसिफिकली मिलेगा नहीं, लेकिन वहीं पर अगर आप आगे बढ़ते हुए सैम करन के नंबर्स देखें जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, कगिसो रबाडा भी इनको एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। टॉम बेंटन का कोई डेटा मिलेगा नहीं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, विल जैक्स भी ना। तो ये जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है जो परेशान बहुत ज़्यादा करती है इंग्लिश बैटर्स को, जिसमें आप एक तरह से इंक्लूड कर सकते हैं ऑफ स्पिन को भी ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देती है आज के इस मैच के लिए, ना सिर्फ केशव महाराज को और इवन यहाँ पर आइडन मार्करम को भी, क्योंकि इनकी जो प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर बनते दिखाई पड़ रही है ना, उसमें मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी और कगिसो रबाडा, पॉसिबली यही 5 बॉलिंग ऑप्शन आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे। जिसमें कॉर्बिन बॉश, हालांकि जो आखिरी वनडे मैच हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें चोटिल हो गए थे लास्ट में, बॉलिंग उसके बाद करने आए नहीं थे, क्रैम्स इनको आई थी, तो हो सकता है कि ये ना खेलें। और इनकी जहाँ पर लिजार्ड विलियम्स हैं, क्वेना मफाका हैं, कोई भी खेल सकता है। और लेकिन उसके अलावा अगर खेल भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर या कोई दूसरा भी खेलेगा तो वही 5 पेन बॉलिंग ऑप्शन होंगे, इंक्लूडिंग केशव महाराज। तो छठे बॉलर के तौर पर निश्चित तौर पर मार्करम आपको बड़ी भूमिका निभाते दिखाई पड़ेंगे, जो ओपनिंग बैटर भी। और बाकी का बैटिंग लाइनअप आपके सामने है ही। पावर प्ले में कौन बॉल करेगा, डेथ में कौन बॉल करेगा, उनके नाम है। और बेंच तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, इनके तरफ से तो कोई प्लेइंग 11 अनाउंस हुआ है नहीं, तो पूरे के पूरे स्क्वाड का
पूरा का पूरा करियर आप देखते चलिए, जैसे इंग्लिश प्लेयर्स का आपने देखा था, ना सिर्फ करियर के नंबर्स बल्कि इनिंग की बेसिस पर जो चीज़ें हैं वो भी देख करके ज़रूर अपना यूज करिए इसको अपनी 6 टीमें बनाने में, जिसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, निश्चित तौर पर रिपीट करना जरूरी है नहीं, वीडियो को रोक करके आप इसको देख लीजिएगा चूँकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर अभी वनडे सीरीज जीत करके आए हैं। पहले 2 वनडे मैचेस तो कमाल गए थे इनके, लेकिन आखिरी वनडे मैच तो पूरी तरह से एकदम आप कह सकते हैं कि भयानक गया इनके लिए। इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी इनको वनडे क्रिकेट इतिहास की किसी भी टीम के द्वारा। बाकी उसमें फॉर्म अगर आप देखें तो मार्करम लास्ट मैच को छोड़ दे तो पहले 2 मैच में बहुत बढ़िया खेले थे, ओवरऑल काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं और ओवरऑल इनकी जो यूटिलिटी है एज ए बैटर और एज ए बॉलर ना वो भी बेस्ट है। लेकिन उसके बाद की अगर आप इनकी बैटिंग देखें, चाहे वो रयान रिकेल्टन हो, चाहे लुहान डी पेटोरियस हो, इवन आप डिवाल ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स को भी ले लीजिए, डेविड मिलर को भी ले लीजिए। डेविड मिलर हालांकि अगर आप देखेंगे ना जिस नंबर पर ये बैटिंग करते हैं उस हिसाब से बहुत अच्छे फॉर्म में है। 28, 30, 37 नाबाद 38 की पारियां रही हैं। उसके पहले भी अगर आप देखते चले जाएं तो स्कोर छोटे छोटे हैं, लेकिन नॉट आउट लौटते हैं मैचेस को फिनिश करके, क्योंकि उतनी बॉलिंग को फेस करने को मिलती नहीं। लेकिन आज के इस मैच में ना यही डेविड मिलर अपनी उसी फॉर्म की वजह से बहुत बड़े ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें आप इनको 2 से 3 टीमों में लेके जा भी सकते हैं और किसी एक आध टीम में आप इनको एज ए वाइस कैप्टन या कैप्टन भी बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म इनके बाकी मिडिल ऑर्डर बैटर्स का है, हालांकि अभी इसके पहले ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा इनका हुआ था और ये जो इंग्लैंड का भी दौरा हुआ उसमें भी डिवाल ब्रेविस ने एक ही अच्छी पारी खेली। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर कुछ अच्छी शानदार पारियां खेली थी और इवन ट्रिस्टन स्टब्स भी ना यहाँ पर भी यानी कि इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ अच्छी पारियां खेलते रहे हैं। लेकिन दोनों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो इनकी खराब कंसिस्टेंसी, जो कि हर मैच में रन नहीं बनाने की आदत है। बाकी लुहान डी पेटोरियस और रयान रिकेल्टन के साथ भी वही सेम दिक्कतें रही हैं, यानी कि इनका जो ओवरऑल जो ओपनिंग पोजीशन है रयान रिकेल्टन, उसके बाद नंबर 3 पर लुहान डी पेटोरियस, इवन ब्रेविस हैं, ट्रिस्टन स्टब्स हैं ना, ये सारे के सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी 1 से 2 टीमों में ही जगह बना पाएंगे जिस तरीके के फॉर्म में ये लोग हैं। हालांकि कुछ ऐसी टीम आप बनेगी आपकी जहां पर आप मान करके चलेंगे कि मार्करम के साथ रयान रिकेल्टन भी बेहतर कर जाएं, या किसी मैच में आप मान सकते हैं कि डिवाल ब्रेविस बेहतर कर जाएं, ट्रिस्टन स्टब्स बेहतर कर जाए, तो उस कंडीशन में किसी 1-1, 2-2 टीम में आप इनको लेके जा सकते हैं। उसी तरीके के प्लेयर हैं भी। बाकी मार्करम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कम से कम 4 से 5 टीमों में आपके होने ही चाहिए। लेकिन उसी तरह से 2 से 3 टीमों में डेविड मिलर को, चूंकि मिडिल ऑर्डर कमजोर दिखाई पड़ रहा है T20 फॉर्मेट के हिसाब से, तो डेविड मिलर को काफ़ी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं आज के इस मैच में। 2 से 3 टीमों में ना सिर्फ एज ए प्लेयर लेके जा सकते हैं, कप्तान उस कप्तान भी बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद आती है इनकी मेन बॉलिंग अटैक, जो कि बहुत अच्छी है। अगर रबाडा खेलते तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगीडी भी इवन इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं रिसेंट टाइम पर, और इवन इंग्लैंड के खिलाफ इनके आंकड़े बहुत ही कमाल है, T20 फॉर्मेट में अलग ही खेलते हैं। और उसके अलावा केशव महाराज के बारे में ऑलरेडी आप पीछे देख चुके हैं प्लेयर बैटल में भी, कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जो होती है वो बहुत परेशान करती है इंग्लिश बैटर्स को, और जैसे यहाँ पर पिच मिलती है वो तो और भी बेहतर ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी कॉर्बिन बॉस का देखना पड़ेगा कैसे ये खेल पाते हैं या नहीं, खेलते हैं तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन मार्को एंसन तो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, चूंकि ये जो इनका कमजोर मिडिल ऑर्डर दिखाई पड़ रहा है फॉर्म के हिसाब से, प्लेयर्स तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, उस वजह से ना इनकी बैटिंग के आने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। बाकी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं ही, स्विंग कराते हैं, उछाल इनको मिलती है इनकी अच्छी हाइट की वजह से। तो ओवरऑल बहुत अच्छी इनकी यूटिलिटी है एज ए बैटर और एज ए बॉलर, जो कि इनको आइडन मार्करम के ही इक्वल बहुत ही बेहतरीन प्लेयर बना देती है, जिनको 4 से 5 टीमों में आप लेकर के जाएं। ना सिर्फ इनको बल्कि केशव महाराज को भी, और इवन रबाडा और एंगीडी और कॉर्बिन बॉस, ये जो 3 ऑप्शन बचते हैं ना, इनको आप वही 2-2, 3-3 टीमों में रोटेट करके अपनी टीम में रख सकते हैं। तो इस तरह से टीम आज के इस मैच की आपको बनानी है। हालांकि उसमें इनिंग के बेसिस पर चीज़ें भी देखनी होंगी। बाकी जो पीछे बेंच के प्लेयर्स के भी नंबर आप देख लीजिएगा रिसेंट फॉर्म, और उसके बाद आपके हेड टू हेड के नंबर्स देखेंगे तो मार्करम जो रहे इंग्लैंड के, आप 3 मैच 104 रन है, 52 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, 1 विकेट है। बाकी प्लेयर खेले नहीं, लेकिन ट्रिस्टन के 4 मैच 107 रन है, 72 का हाईएस्ट स्कोर है, यानी कि 4 में से 1 मैच अच्छा गया है। और उसके बाद आते हैं डेविड मिलर, जिसमें 12 मैच है, 229 रन है, 23 का एवरेज है। मार्को एंसन के 1 मैच खेले हैं, कोई विकेट नहीं है। बाकी बॉलिंग ऑप्शन जो है ना, केशव महाराज, एंगीडी और रबाडा, इनके आंकड़े तो कमाल के ही हैं बेसिकली। तो निश्चित तौर पर एंगीडी, रबाडा को प्रेफरेंस आपको अच्छे खासे देनी होगी। कॉर्बिन बॉस को उसी हिसाब से आप उनको थोड़ी सी कम वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद आकर के वेन्यू पर डेटा अगर आप देखें तो इस ग्राउंड पर 1 मैच खेले हैं ट्रिस्टन स्टब्स, 15 नाबाद की पारी है। मिलर खेले हैं 5 मैच, केवल 63 रन है। केशव महाराज के 1 मैच में 1 रन है, 1 मैच में 2 विकेट है। एंगीडी के 1 मैच में 1 विकेट है यहाँ पर रबाडा के, और एक ही मैच में 30 रन है यहाँ पर डोनोवन फरेरा के हैं। बेसिकली अलग अलग लीगों में खेलते रहे हैं, जबकि यहाँ पर आकर के इस ग्राउंड में खेलने का मौका इनको मिला है। इंटरनेशनल T20 खेलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल देखें तो मार्करम लेग स्पिन पर फंसते हैं, 9
9 बार आउट हो चुके हैं 113 गेंद पर, और वो भी केवल 160 रन बना करके, और उसमें इनको आउट एक बार आदिल रशीद भी कर चुके हैं, वो खुद एक लेग स्पिनर हैं। इसके बाद रियान रिकल्टन बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर तो फंसते ही हैं और इवन लेग स्पिन पर भी फंसते हैं, जो कि दोनों टाइप ऑफ बॉलिंग सामने की टीम में काफ़ी बढ़िया है। डेवाल बर्वेस का कोई डेटा है नहीं, लेकिन लुहान डी प्रेटोरियस जो एक लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं तो ऑफ स्पिन के सामने इनका बैटल बनता भी है, वो एक दिक्कतें देती रही है। बाकी इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स का कोई डेटा नहीं है। मिलर, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद पर परेशान होते रहे हैं। मार्को एंसन भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, आर्चर पहली ही गेंद पर इनको आउट कर चुके हैं। तो ये जो सारा का सारा प्लेयर बैटल और इवन पूरी प्लेयर एनालिसिस पिच रिपोर्ट के साथ आपको इस वीडियो के अंदर मिली, वो तो दिखाता है कि काफ़ी बैलेंस मैच होगा। लेकिन जो हेड टू हेड के स्पेसिफिक आंकड़े आपने देखे ना प्लेयर्स के, वो काफ़ी हद तक ये भी सजेस्ट करता है कि T20 फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका ही डोमिनेट करती है आपस के मैचेस में। तो साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच के लिए। तो है तो 50-50 मुकाबला, लेकिन इसमें वेदर और स्पेसिफिकली पिच ये काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगी। और टॉस को जीत करके कौन क्या कर रहा है, पहले बैटिंग या बाद में बैटिंग, उस पर चीज़ें टॉस के बाद तय हो पाएंगी कि कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है आज के इस मैच में। बाकी कप्तान है, बस कप्तान के 2 सबसे कॉमन ऑप्शन, 3 डिफरेंशियल ऑप्शन, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कुछ और प्लेयर्स को जो आपको मैं पीछे बता भी चुका हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। बाकी टॉस के बाद का जो वेदर अपडेट होगा, पिच रिपोर्ट होगी, और मेरी जो अपनी फाइनल 6 टीम बनेगी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट है, वहां पर देखने को मिल जाएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खुद की टीम बनाने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे ख़त्म, चलते हैं, नमस्कार।